Hello everyone, welcome to Defense Studies. So this is your lecture number 8 of your advanced English series for your upcoming CDS exam, right? So इस particular आपके जो session में we'll be discussing around 10 और 11 problems of common errors, उसके साथ ही fill in the blanks, उसके साथ ही आपके sentence improvement वाले questions हम इस session में discuss करेंगे, right? बहुत ही important concept हैं, यही concept आपके CDS में क्या होंगे, repeat होने वाले हैं. तो बहुत ध्यान से आपको ये सेशन अटेंड करना है. और पहले ही मैंने जो इस लेक्चर की पीडीएफ थी वो अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी थी और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे अपने आंसर भी भेजे हैं. तो ठीक है, काफ़ी अच्छी ट्राई की है लोगों ने. सो लेट्स सी उनके कितने मार्क्स बनते हैं. आप इस पर्टिकुलर वीडियो से आप ये टैली भी कर सकते हैं, राइट? सो यू शुड कमेंट योर स्कोर इन द कमेंट बॉक्स. आप ये सभी आंसर देखने के बाद अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करना, ठीक है? जो आपका एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम तक अभी हम ये सीरीज़ कंटिन्यू रखेंगे. शायद एक दिन में 2-3 वीडियो भी आएंगी. तो प्लीज़ बी विद अस, इस प्रोसेस को एंजॉय कीजिए, सीखिए, समझिए, अप्लाई कीजिए अपनी ये जो नॉलेज यहाँ से एक्वायर कर रहे हैं रियल एग्जाम लाइक कंडीशंस में, राइट? पहला क्वेश्चन है, इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट मैनी यंगस्टर्स गेट एडिक्टेड टू गैम्बल. अब देखिए यहाँ पे इसमें गलती कहाँ दिख रही है आपको? इट क्या है? आपका सब्जेक्ट है. इज़ क्या है? आपकी वर्ब है. उसके बाद अनफॉर्चुनेट आपका क्या हो गया? ये एक एडजेक्टिव हो गया, ठीक है? ओके, उसके बाद दैट कंजंक्शन लिखा है आपने. मैनी यंगस्टर्स गेट एडिक्टेड टू गैम्बल, राइट? एडिक्टेड टू गैम्बल. अब देखिए कॉन्सेप्ट समझिए पहले फटाफट. तो मैं फटाफट आपसे कॉन्सेप्ट पे आता हूँ, फिर आपको अप्लाई करवा के दिखाता हूँ वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपके इन क्वेश्चंस के अंदर. कॉन्सेप्ट है, अगर ये जो फ्रेज़ आपसे मैंशन की है मैंने, जितनी भी ये नीचे फ्रेजेज हैं, दिज आर द फ्रेज. ये फ्रेज के साथ जो टू लगा हुआ है ये एक प्रेपोजिशन है. जैसे एडिक्टेड के बाद जो टू लगा है ये प्रेपोजिशन है. यूज्ड के साथ जो टू लगा हुआ है ये प्रेपोजिशन है. अकस्टम टू, इसके साथ जो टू है ये क्या है? एक प्रेपोजिशन है. तो ये जितनी भी फ्रेज हैं इनके आखिरी में टू है, ये एक प्रेपोजिशन है. तो हमेशा आपको पता होगा प्रेपोजिशन के बाद आप क्या लिखते हैं? एक ऑब्जेक्ट लिखते हैं, राइट? प्रेपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट लिखते हैं. अब देखिए, अब यहाँ पे ये जो वर्ब है एडिक्टेड टू, ये एडिक्टेड टू के बाद भी ये जो टू है ये आपकी प्रेपोजिशन है. उसके बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा? एक ऑब्जेक्ट. गैम्बल क्या है आपकी? गैम्बल आपकी एक वर्ब है, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है? गैम्बल आपकी एक वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है. गैम्बल को आपको अगर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, एक वर्ब को एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करते हैं? उसको जिरंड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है? वर्ब को किस में कन्वर्ट करते हैं? जिरंड में. कैसे? जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी जोड़ देंगे आप, तो वो जिरंड बन जाएगा. अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? गैम्बलिंग, राइट? सो दिस इज योर राइट आंसर. गैम्बलिंग वुड बी योर आंसर. तो यहाँ से सीखा क्या है आपने? ये सभी वर्ब्स, ये सभी फ्रेजेस आपको याद करनी पड़ेगी. इन सभी फ्रेजेस के बाद जो टू लिखा है ये आपकी प्रेपोजिशन है और इसके बाद आपको क्या लिखना पड़ता है? एक ऑब्जेक्ट, ना कि वर्ब. जो गैम्बल थी ये वर्ब थी, उसके बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा? एक ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट इज द कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड द प्राइम मिनिस्टर वॉज एट द एयरपोर्ट टू रिसीव द फॉरेन डिग्नेटरी. अब देखिए, द कैबिनेट मिनिस्टर एंड एक कंजंक्शन लग गया, फिर द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है? उसके साथ दोनों के साथ द जो प्रपोजिशन है, द जो आपका आर्टिकल है वो यूज हुआ है, ठीक है? अब जो एंड के साथ दोनों जो सब्जेक्ट हैं ये कनेक्ट कर दिए हैं. दो सब्जेक्ट हो गए. इसका मतलब आपके सब्जेक्ट कितने हो गए? दो. जब आपके दो सब्जेक्ट हो गए उस हिसाब से आपकी वर्ब कैसी आनी चाहिए? प्लूरल वर्ब आनी चाहिए. यहाँ पे वर आना चाहिए वॉज की जगह, ठीक है? ये आपका आंसर होगा. नेक्स्ट इज मीराबाई वॉज सेंट अवे फ्रॉम हर होम बिकॉज शी स्पेंट मोस्ट ऑफ द टाइम इन द कंपनी ऑफ होली मैन, ठीक है? आपको कहीं पे इसमें एरर नजर आ रहा है? मीराबाई वॉज सेंट अवे, ये पैसिव स्ट्रक्चर है, वॉज सेंट, ठीक है? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं. वॉज सेंट अवे फ्रॉम हर होम बिकॉज, ये आपकी रीज़न के लिए एक, ये आपका कंजंक्शन है. बिकॉज शी स्पेंड SPEND मोस्ट ऑफ द टाइम इन द कंपनी ऑफ होली मैन. अब देखिए, जो आपकी मेन वर्ब है, जो आपका मेन क्लोज है, दिस इज योर मेन क्लोज. कैसे पता लगा ये मेन क्लोज है? क्योंकि आपका जो कंजंक्शन है यहाँ पे है, इसके बाद जो क्लोज लिखी होती है वो आपकी कौन सी है? सबऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है? तो ये कौन सी आपकी मेन क्लोज यहाँ पे है जिसके साथ कोई कंजंक्शन नहीं है. अगर आपकी मेन क्लोज देखें, इसका टेंस बताइए मुझे क्या है? इसका टेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट. वॉज यूज हुआ है तो इसका क्या है? पास्ट इनडेफिनिट आपका टेंस हो गया, ठीक है? इसके बाद देखिए, अगर मेन क्लोज का जो टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट है तो आपको देखना होगा जो आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज है उसका भी टेंस किस में होना चाहिए? पास्ट में.
अब यहाँ पे जो स्पेंड है ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। स्पेंड क्या है? फर्स्ट फॉर्म। आपको शायद कभी ये लगता होगा कि जो स्पेंड है ये शायद वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, स्पेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, स्पेंट जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? स्पेंट, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली एक और वर्ब है जैसे सेंड और लैंड, ठीक है। सेंड की जो सेकंड फॉर्म होती है वो सेंट, ये आपकी थर्ड फॉर्म होगी सेंट इसकी, और इसके साथ ही लैंड की देखेंगे लेंट। तो ये जो कंफ्यूजिंग वर्ब है ये आपको याद होनी चाहिए। कई बार ऐसा लगता है कि ये सेकंड फॉर्म है, जो कि नहीं, ये फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे आपको सेकंड फॉर्म यूज करनी है, स्पेंट। सो नेक्स्ट इज ए ग्रुप ऑफ माई फ्रेंड्स वांट टू विजिट द न्यू प्लांट एज अर्ली एज पॉसिबल। देखिए कॉन्सेप्ट सीखिए फटाफट। ए ग्रुप ऑफ के बाद क्या है? माई, ये आपका नाउन है, ठीक है। ये आपका नाउन है जो कि प्लूरल नाउन है, माई फ्रेंड्स, ठीक है। उसके हिसाब से जो आपका डिटर्मिनर है, ये एक ग्रुप ये जो यूज़ हुआ है, एक ग्रुप किसके लिए यूज़ हुआ है? वांट्स के लिए, ठीक है। वांट्स क्या है? आपकी एक वर्ब हो गई, ठीक है। अब देखिए ये जो एरर है वांट्स, वैसे तो यहाँ पे वांट आना चाहिए क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल नंबर का है, इसलिए आपकी वर्ब भी क्या आनी चाहिए? वांट, ठीक है। प्लूरल नंबर की वांट आपकी वर्ब होनी चाहिए, तो ये ठीक है। एक मिस्टेक ये होगी, लेकिन ये डेलिब्रेट मिस्टेक की गई है, मतलब ये आप देखेंगे जानबूझ के नहीं हुआ है, ये बाय मिस्टेक हुआ है, ठीक है। तो एरर यहाँ पे नहीं है, ये टाइपिंग एरर है, तो ठीक है। यहाँ पे इसको वांट लिख लीजिए। एरर दूसरा है इसमें, वो ढूंढिए आप। एरर जो कि दूसरा है वो ढूंढिए। ये एक टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, वांट यहाँ पे आना चाहिए था, उन्होंने वांट्स लिख दिया, ठीक है। ये मैंने करेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। उसके बाद टू विजिट, ये एक आपका इन्फिनिटिव है। उसके बाद देखिए द न्यू प्लांट एज अर्ली एज पॉसिबल। अब देखिए जो अर्ली होता है आपका और लेट होता है, ये जो अर्ली और लेट है ये बिना किसी रेफरेंस के आप यूज़ नहीं करिए, ठीक है। कि जैसे आपको पहुंचना है कहीं किसी जगह पे 9 बजे से पहले, सो हेयर यू विल यूज़ द वर्ड अर्ली, ठीक है। यू शुड रीच देयर बिफोर 9 PM और अर्ली 9 PM, ऐसा आप यूज़ करते हैं। तो एक कॉन्टेक्स्ट के साथ, एक रेफरेंस के साथ आप यूज़ करते हैं। कोई टाइम रेफरेंस आपको दिया जाता है, ठीक है। विदाउट एनी रेफरेंस वहाँ पे आप अर्ली यूज़ मत कीजिए, वहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे? सून, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? अर्ली को आप रिप्लेस करेंगे किससे? सून से, राइट। नेक्स्ट इज अनलेस यू स्टॉप टू मेक नॉइस एट वंस आई विल हैव नो ऑप्शन बट टू ब्रिंग द मैटर टू द अटेंशन ऑफ द पुलिस। अब देखिए अनलेस यू स्टॉप, अनलेस जो आपका कंजंक्शन है उसके साथ आप नेगेटिव मीनिंग वाली क्लोज मत यूज कीजिए। यहाँ पे नेगेटिव मीनिंग वाली क्लोज नहीं है तो ठीक है, एरर यहाँ पे आपका नहीं है। अगर यहाँ पे आप लिख देते अनलेस यू डू नॉट स्टॉप, तो यहाँ पे आपका गलत हो जाता है, ये एरर हो जाता है, यहाँ से आपको ठीक करना पड़ता। लेकिन जो अनलेस के साथ आपने क्लोज यूज की है वो पॉजिटिव क्लोज है, ठीक है। क्योंकि अनलेस इट्सेल्फ एक नेगेटिव मीनिंग जनरेट करता है और एक सेंटेंस में 2 नेगेटिव मीनिंग आप यूज नहीं कर सकते। अनलेस यू स्टॉप टू मेक नॉइस एट वंस आई विल हैव नो ऑप्शन बट टू ब्रिंग द मैटर टू द अटेंशन ऑफ द पुलिस। जो स्टॉप वर्ब है कल भी हमने आपसे डिस्कस किया था, कल वाला सेशन आपने अटेम्प्ट किया होगा, तो उसमें देखिएगा, उसमें स्टॉप वर्ब को हमने आपको समझाया था कि स्टॉप के साथ आप 2 चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। जो स्टॉप वर्ब है उसके साथ आप इन्फिनिटी भी यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ आप जेरेंड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग चेंज हो जाएगा। जब आप इन्फिनिटिव यूज़ करेंगे तब वो पर्पस को डिफाइन करेगा। मतलब कोई एक्शन पहले से शुरू नहीं था लेकिन वो वहाँ पे रुक गए, किस लिए? कोई पर्पस है, देयर इज सम पर्पस टू स्टार्ट दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। वो वहाँ पे रुके कोई एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। लेकिन जब आप जेरेंड यूज करेंगे स्टॉप के साथ, मतलब कोई ऑलरेडी एक्टिविटी ऑन गोइंग है, वो बंद की है, समझ गए। जब जेरेंड यूज करते हैं तो वहाँ पे मीनिंग होता है कि वो कोई ना कोई एक्टिविटी पहले से कर रहे थे, वहाँ पे उन्होंने बंद की है, ठीक है। तो वहाँ पे इस जेरेंड का यूज़ करने का ये वाला मीनिंग जनरेट होगा। अब यहाँ पे देखिए अनलेस यू स्टॉप टू मेक नॉइस एट वंस आई विल हैव नो ऑप्शन बट टू ब्रिंग द मैटर टू द अटेंशन ऑफ द पुलिस। अब यहाँ पे देखिए क्या वो पहले से आवाज़ कर रहे थे या फिर वो रुक गए आवाज़ करने के लिए, समझे। तो वो पहले से आवाज़ कर रहे थे, आपको मीनिंग चाहिएगा जेरेंड वाला, अनलेस यू स्टॉप मेकिंग नॉइस एट वंस, ठीक है। तो ये आपका आंसर रहेगा। Next is, of all the friends I have had, he is the most helpful and less arrogant. देखिए
अब यहाँ पे दिख रहा है ऑफ ऑल द फ्रेंड्स, ऑफ ऑल द फ्रेंड्स मतलब उसमें से क्या है, चूज हो रहे हैं, ये टोटल है द फ्रेंड्स, उसमें से क्या है, एक चूज हो रहा है। ऑफ ऑल द फ्रेंड्स आई हैव हैड ही इज़ द मोस्ट हेल्पफुल एंड लेस एरोगेंट। ठीक है, तो इसका मीनिंग है, यहाँ से देखिए, अब आई हैव हैड ये आपका क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कोई दिक्कत नहीं है। ही इज़ द मोस्ट हेल्पफुल, ही यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, इस आपकी क्या होगी, मेन जो आपकी लिंकिंग वर्ब होगी या फिर मेन वर्ब बोल लीजिए इसको। द मोस्ट हेल्पफुल एंड लेस एरोगेंट। अब देखिए द मोस्ट हेल्पफुल ये क्या है आपकी, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। इसके बाद देखेंगे एंड कंजंक्शन है, उसके बाद क्या है, लेस एरोगेंट, ये क्या है आपकी कंपैरेटिव डिग्री। जब आप एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री, ये आपको पता होना चाहिए कि हर एक एडजेक्टिव की क्या होती है, पॉजिटिव, उसके बाद क्या होती है कंपैरेटिव, फिर होती है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ पे कंसेप्ट समझिए आप, जब भी आप किसी एक सब्जेक्ट की दो क्वालिटी को क्या कर रहे हो, डिस्क्राइब कर रहे हो एंड कंजंक्शन के साथ, ठीक है, एक ही सब्जेक्ट है उसकी दो क्वालिटी को आप बता रहे हैं, तो दोनों क्वालिटी की जो डिग्री है वो सेम होनी चाहिए। या तो वो आप पॉजिटिव डिग्री में लिखिए या फिर कंपैरेटिव में लिखिए या फिर सुपरलेटिव में, ठीक है, दोनों एक ही डिग्री में होनी चाहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर कंपैरेटिव या फिर सुपरलेटिव। यहाँ पे क्या है, द मोस्ट हेल्पफुल, ये तो होगी सुपरलेटिव। अब लेस एरोगेंट क्या है, ये होगी आपकी कंपैरेटिव डिग्री, तो ये गलत हो गया। या तो इसको आप कीजिए ही इज मोर हेल्पफुल एंड लेस एरोगेंट, या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अब जब इसमें आप देखेंगे तो इसमें यहाँ पे आपको रेफरेंस दिया गया है ऑफ ऑल द फ्रेंड्स, उसमें से एक फ्रेंड्स, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी आपको चूज करके दिया गया है कि ऑफ ऑल द फ्रेंड्स आई हैव हैड ही इज़ द मोस्ट हेल्पफुल एंड लेस एरोगेंट, राइट। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक चॉइस हो चुकी है, उसके सभी फ्रेंड में से एक है जो सबसे मोस्ट हेल्पफुल है एंड लेस एरोगेंट। लेस यहाँ पे क्या करेंगे आप, इसको सुपरलेटिव में चेंज कर देंगे, यहाँ पे आप यूज़ करेंगे लीस्ट एरोगेंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये सुपरलेटिव में चेंज हो जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। अब देखिए एक मैं आपको इसके साथ ही क्वेश्चन देता हूँ, यू हैव बिकम वाइजर एंड रिस्पॉन्सिबल, यू हैव बिकम वाइजर एंड रिस्पॉन्सिबल, एंड क्या है यहाँ पे कंजंक्शन है। अब दोनों एडजेक्टिव जो हैं आपके, वाइजर देखेंगे आपका क्या है, कंपैरेटिव डिग्री में हो गया, रिस्पॉन्सिबल क्या है, पॉजिटिव डिग्री में। अब देखिए, अब इसको कंपैरेटिव करेंगे या फिर उसको पॉजिटिव करेंगे या फिर उसको पॉजिटिव करेंगे या कंपैरेटिव करेंगे, ये आपको बताना है कि यू हैव बिकम वाइज एंड रिस्पॉन्सिबल या फिर यू हैव बिकम वाइजर एंड मोर रिस्पॉन्सिबल, कौन सा आंसर ठीक होगा। देखिए वैसे तो अगर आपको एक रूल होता है, जनरल रूल, आपको राइट मोस्ट करेक्शन करनी होती है, मतलब लेफ्ट से जब आप आ रहे हैं आपका सेंटेंस लेफ्ट से ठीक होता हुआ आ रहा है, ठीक है, ये समझिए, और राइट में आपको करेक्शन करनी होती है। तो अगर आपको ऑप्शन मिले तो आप राइट मोस्ट करेक्शन करिए, ठीक है। लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है कि राइट मोस्ट करेक्शन आप नहीं कर पाते, क्योंकि बिकम जो वर्ब है, आप देखेंगे बिकम वर्ब जो है वो चेंज के लिए यूज होती है, कि पहले वो क्या था, वाइज नहीं था, और अब क्या हो गया, वो ज़्यादा वाइजर हो गया और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गया। जब ये बिकम एक चेंज की वर्ब है तो इसका मतलब आपको एक दूसरी एडजेक्टिव की डिग्री चाहिएगी, कंपैरेटिव या फिर सुपरलेटिव। यहाँ पे आप सपोज कर सकते हैं कि वो पहले सिर्फ वाइज था, अब वाइजर बन गया है और मोर रिस्पॉन्सिबल बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप दोनों ही मीनिंग यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो आपका आंसर जो है ये तो आपको पता लग गया होगा, लीस्ट एरोगेंट आपको यूज़ करना है सुपरलेटिव डिग्री, क्योंकि ये एक कंपैरेटिव एक सुपरलेटिव नहीं हो सकता। अगर आप एक ही पर्सन की दो क्वालिटी को बता रहे हैं तो दोनों सेम डिग्री में होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट देखिए, आई ट्राइड ऑन बोथ द ड्रेसेस एंड फाइनली डिसाइडेड टू बाय द एक्सपेंसिव वन। आई ट्राइड ऑन बोथ द ड्रेसेस एंड फाइनली डिसाइडेड टू बाय द एक्सपेंसिव वन। अब देखिए इसमें आई सब्जेक्ट, ट्राइड वर्ब, ऑन बोथ द ड्रेसेस, यहाँ पे क्या है, दोनों ड्रेसेस उन्होंने ट्राई कर लिए हैं, लेकिन फाइनली डिसाइड किया है टू बाय द एक्सपेंसिव वन, टू बाय द एक्सपेंसिव वन, दोनों ही महंगी हैं, तो उसमें से एक्सपेंसिव वन कौन सी, विद द मोर एक्सपेंसिव वन। यहाँ पे दोबारा से कंपैरिजन की बात हो रही है, देखिएगा ध्यान से, जहाँ पे कंपैरिजन की बात हो रही हो दो के बीच में, वहाँ पे आपको कौन सी यूज़ करनी होती है, कंपैरेटिव डिग्री। यहाँ पे लेकिन एक्सपेंसिव तो पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरिजन नहीं होता, कंपैरेटिव डिग्री से होता है, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे आप, मोर एक्सपेंसिव। अब इसके साथ ही एक और क्वेश्चन है, जैसे मोहन बॉट 2 गिफ्ट एंड गेव द बिग वन टू हिज ब्रदर।
2 गिफ्ट उसने परचेज किए एंड गेव द बिग वन टू हिज ब्रदर। लेकिन यहाँ पे अगर उसने 2 गिफ्ट उसने परचेज किए हैं और दोनों में कंपैरिजन करके या फिर दोनों में से एक सिलेक्ट किया है, कौन सा, पॉजिटिव डिग्री नहीं, यहाँ पे जो दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो वहाँ पे क्या आनी चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री। सो ही गेव द बिगर वन टू हिज ब्रदर, यहाँ पे क्या आएगा, बिगर वन, राइट। ओके, तो यहाँ पे आपका मोर एक्सपेंसिव ये आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट इज दीज साइंटिस्ट हैव बीन वर्किंग ऑन दिस साइंस सीक्रेट प्रोजेक्ट फॉर 2.5 years। देखिए दीज साइंटिस्ट क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट, हैव बीन वर्किंग क्या हो गया आपका, वर्ब, कौन सी वर्ब है, टेंस बताइए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। और उसके बाद देखेंगे ऑन दिस प्रोजेक्ट, ऑन प्रेपोजिशन है, दिस साइंस सीक्रेट क्या हो गया आपका, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब ध्यान से देखिए, दिस साइंस सीक्रेट प्रोजेक्ट, ये क्या है, इसका पूरा एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए प्रोजेक्ट क्या है आपका, मेन नाउन, प्रोजेक्ट आपका मेन नाउन है। उसके बाद देखिए सीक्रेट क्या है आपका, सीक्रेट आपका क्या है, एडजेक्टिव, या फिर इसको बोल सकते हैं नाउन मॉडिफायर, ठीक है, क्योंकि ये पूरा क्या है, कंपाउंड नाउन है, ठीक है। सीक्रेट आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव। कैसे पता लगा, व्हाट काइंड ऑफ से क्वेश्चन करेंगे आप, व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, तो आंसर आएगा सीक्रेट प्रोजेक्ट, राइट। तो एडजेक्टिव को पता लगाने का तरीका यही है कि व्हाट काइंड ऑफ से क्वेश्चन कीजिए, जो आंसर आएगा वो है आपका एडजेक्टिव। उसके बाद देखिए साइंस, साइंस क्या हो गया आपका, दोबारा से नाउन, लेकिन मेन नाउन क्या है आपका, प्रोजेक्ट है, ठीक है। दिस क्या हो गया, डिटर्मिनर, जो कि इस नाउन को डिफाइन कर रहा है। लेकिन आपको कंपाउंड नाउन का क्या रूल होता है, ये पूरा कंपाउंड नाउन है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए दिस इज़ अ कंपाउंड नाउन। जब भी आप कंपाउंड नाउन लिखते हैं तो उसका एक तरीका है कि जो आपका मेन नाउन है उससे पहले आपको क्या लिखना पड़ता है, नाउन, और सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है आपको, एडजेक्टिव या फिर मॉडिफायर जो उसको चेंज कर रहा है। अब सीक्रेट साइंस प्रोजेक्ट, तो इस तरह से आपको ये इसका जो मैनर है और जो इसकी सीक्वेंसिंग है ये चेंज करनी पड़ेगी। सीक्रेट को उठा के साइंस से पहले लिखना पड़ेगा एडजेक्टिव को, ठीक है। तो दोनों नाउन और मेन नाउन के बीच में आप एडजेक्टिव नहीं लिखेंगे, एडजेक्टिव को आपको बिगिनिंग में लिखना होगा, तो इसको नाउन मॉडिफायर भी बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स शुड वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू बिल्ड देयर कैरियर। यहाँ पे देखिए डायरेक्टली मैं आपसे आंसर शेयर कर देता हूँ, कैरियर और करियर, इसमें क्या डिफरेंस होता है, यही आपका आंसर है, ठीक है। यहाँ पे आप जो कैरियर है ये कैरी करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे करियर की बात हुई है, तो दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट इज आई विल स्पेंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ माई लाइफ इन द विलेज। देखिए आई विल स्पेंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ माई लाइफ इन द विलेज। अब देखिए आई क्या है, सब्जेक्ट, विल हो गया आपका मोडाल, स्पेंड हो गया आपकी वर्ब, राइट। आई विल स्पेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ माई लाइफ इन द विलेज, द रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग क्या है आपका, रिमेनिंग बताइए, रिमेनिंग आपका एक एडजेक्टिव है, ठीक है। किसको डिफाइन कर रहा है, किसको डिफाइन कर रहा है, माई लाइफ को, या फिर माई लाइफ को जब वो डिफाइन कर रहा है तो माई लाइफ के साथ क्यों नहीं लिखा गया, ये सबसे बड़ी गलती है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए एडजेक्टिव उसके साथ ही लिखा जाएगा जिसको वो डिफाइन कर रहा है। देखिए अब यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, सपोज कीजिए मैंने एक पहला एक लिखा है सेंटेंस, दूसरा ये लिखा है द रिमेनिंग सिलेबस। सिलेबस नाउन है, रिमेनिंग एडजेक्टिव है, व्हाट काइंड ऑफ सिलेबस, रिमेनिंग सिलेबस, तो मैंने रिमेनिंग सिलेबस के साथ लिख दिया। लेकिन इसको दूसरा तरीका क्या है लिखने का, द रेस्ट ऑफ द सिलेबस। अब जो रेस्ट है ये इसका नाउन है और जो सिलेबस है ये पूरा ऑब्जेक्ट है जो उसको डिफाइन कर रहा है, एक पार्ट है, मतलब सिलेबस का एक पार्ट है, ठीक है, बचा हुआ है, वो है बचा हुआ जो क्या है वो रेस्ट, और उसको हम क्या बोल देंगे, ये एज ए नाउन, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये देखिए आई विल स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ या फिर रिमेनिंग लाइफ, आपको दो तरीके हैं इसको चेंज करने के। या तो आप जो लाइफ है आपका जो नाउन है उसके साथ आप एडजेक्टिव लिख सकते हैं, रिमेनिंग लाइफ, आई विल स्पेंड रिमेनिंग लाइफ इन द विलेज। या फिर आप क्या चेंज करेंगे, इसको माई लाइफ को ऐसे ही लिखे रहने देंगे, आप रिमेनिंग को चेंज कर देंगे, रिमेनिंग को एज ए एडजेक्टिव जो है रिमेनिंग उसको चेंज कर देंगे नाउन में, द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, रिमेनिंग को चेंज कर देंगे सिर्फ रेस्ट के अंदर, ठीक है। दो तरीके से आप ठीक कर सकते हैं। अब आते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात। पहला देखिए, अमेरिका हैज़ अनाउंस्ड प्लान्स टू शट अप रिक्रूटमेंट एजेंसी, हैज़ अनाउंस्ड प्लान्स टू शट अप। देखिए शट अप होता है चुप कराना, तो यहाँ पे ये वाला मीनिंग तो नहीं चाहिएगा, यहाँ पे कौन सा चाहिएगा, ये भी शट अप है, ये भी नहीं होगा, शट ओवर भी नहीं होगा। सो
अमेरिका हैज़ अनाउंस्ड प्लान्स टू शट डाउन। शट डाउन होता है बंद करना, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा, योर आंसर वुड बी बी। नेक्स्ट इज वी आर कॉन्स्टेंटली सराउंडिंग ऑफ साउंड्स एंड नॉइस। देखिए वी आर कॉन्स्टेंटली सराउंडिंग ऑफ साउंड्स एंड नॉइस। देखिए कॉन्स्टेंटली सराउंडिंग ऑफ साउंड, ये आपको रिप्लेस करना है, इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। आर क्या है आपका, एक बी की फॉर्म है, वी क्या है आपका, सब्जेक्ट है। देखिए एक रूल बताता हूँ, एक जर्नल रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार नेग्लेक्ट कर देते हैं आप। बी की फॉर्म के साथ आपको दो तरीके से वर्ब की फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। मेन वर्ब, मतलब बी आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी तो उसके साथ जो मेन वर्ब होगी वो दो तरीके से ही यूज़ हो सकती है हमेशा। या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ। जब थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे तो उसका मीनिंग पैसिव में होता है। जब आप कंटिन्यूस फॉर्म में यूज़ करेंगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसका मीनिंग एक्टिव होता है, मतलब उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर होता है और पैसिव के अंदर सब्जेक्ट जो है डूअर नहीं होता, वो उस काम को नहीं करता। अब देखिए वी आर कॉन्स्टेंटली सराउंडिंग ऑफ साउंड्स। अब यहाँ पे एक्टिव मीनिंग इसका देखिए, क्या इसका एक्टिव मीनिंग कन्वे हो सकता है? वी आर कॉन्स्टेंटली सराउंडिंग, क्या हम साउंड को सराउंड कर रहे हैं या फिर साउंड हमें सराउंड कर रही है? यहाँ पे मीनिंग आपको पैसिव का चाहिए कि हमें सराउंड किया जा रहा है, किससे? साउंड्स एंड नॉइज से। तो यहाँ पे एक्टिव मीनिंग की जरूरत नहीं है, फिर पैसिव की है, क्योंकि यहाँ पे हम डूअर नहीं है, सब्जेक्ट जो है वो डूअर नहीं है, इसलिए पैसिव यूज होगा। अब देखिए पहला ऑप्शन जो है यहाँ पे सराउंडिंग, दोबारा से ये कंटिन्यूस में हो गया, ये नहीं होगा। सेकंड देख ले, कॉन्स्टेंटली सराउंडेड, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की हुई है, तो ये आपका हो गया पैसिव में। तो योर आंसर वुड बी बी। नेक्स्ट इज सिनेमा कैन नॉट कम्पीट इन द लग्जरी ऑफ वॉचिंग ए डीवीडी एट होम। कैन नॉट कम्पीट को आपको चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, क्या आप सिनेमा के बाद कैन नॉट कम्पीट ये लिख सकते हैं? ये तो आपका है ही, आई थिंक ये तो पहला ऑप्शन दिया ही हुआ है। दूसरा देखिए, विल नॉट कम्पीट। अब आपसे पहले एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कम्पीट के साथ दो प्रेपोजिशन यूज होती है, कम्पीट विद या फिर कम्पीट फॉर। कंपीटिंग इन भी होता है जब आप कोई इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है। ही इज कॉम्पिटिंग विद दिस पर्टिकुलर ओपोनेंट इन द ओलंपिक्स, वहाँ पे इन प्रपोजिशन यूज होती है। लेकिन जब कंपीट करते हैं आप किसी पर्पज़ के लिए तो आपको फोर प्रपोजिशन यूज़ करनी पड़ती है। लेकिन आप कंपीट कर रहे हैं किसी पार्टिसिपेंट से, कोई सेकंड पार्टी है, तो वहाँ पे विद प्रपोजिशन यूज़ होगी। अब यहाँ पे देखिए, सिनेमा कैन नॉट कम्पीट इन द लग्जरी ऑफ वॉचिंग ए डीवीडी एट होम। यहाँ पे आपका सेकंड पार्टी कौन है, ठीक है, यहाँ पे सेकंड पार्टी कौन है? डीवीडी, ठीक है। सिनेमा कैन नॉट कम्पीट विद द लग्जरी ऑफ वॉचिंग ए डीवीडी एट होम, सो कैन नॉट कम्पीट विद वाली आपको क्या चाहिए? इसमें सेकंड पार्टी के साथ कंपैरिजन हो रहा है। नेक्स्ट इज ऑन अकाउंट ऑफ शी, ये आपको रिप्लेस करना है। ऑन अकाउंट ऑफ शी लैक्ड अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कॉन्फिस्केटेड द कीज। अब देखिए ऑन अकाउंट क्या है? आपकी एक प्रेपोजिशन फ्रेज है, ऑन अकाउंट ऑफ, उसके बाद शी भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां तक आपको रिप्लेस करना है, राइट। ऑन अकाउंट ऑफ क्या है? आपकी एक प्रेपोजिशन फ्रेज है, उसके बाद आपको एक हमेशा ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है, ठीक है। अब देखेंगे ऑन अकाउंट ऑफ शी, तो मान लीजिए शी इसका ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। इस पूरी प्रेपोजिशन फ्रेज का शी ऑब्जेक्ट बन गया, तो ये लैग्ड जो वर्ब है ये किसके लिए यूज हुई है? लैग्ड जो वर्ब है ये किसके लिए यूज हुई है? क्योंकि बिना किसी सब्जेक्ट के कोई वर्ब यूज नहीं कर सकते, समझ गए आप? बिना किसी सब्जेक्ट के कोई वर्ब नहीं यूज कर सकते, लेकिन आप बिना किसी वर्ब के कोई सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, समझ गए? तो ये जो वर्ब है इसके लिए कोई ना कोई सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर शी इसका सब्जेक्ट बनाना है तो ये प्रेपोजिशन फ्रेज के बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिएगा, लेकिन इसके बाद तो शी लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नो इम्प्रूवमेंट तो आपका आंसर हो नहीं सकता, मतलब कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट तो चाहिएगी। अब देखिए पहला ऑप्शन, ऑन अकाउंट दैट हर। अब आपने यहाँ दैट कंजंक्शन लिखा है, दैट के बाद हर लिखा है। हर क्या है? या तो डिटर्मिनर होता है या फिर किसी पॉजेसिव केस का प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पे हर नहीं लिख सकते क्योंकि आपने नाउन तो इंट्रोड्यूस किया ही नहीं, ठीक है, तो ये गलत हो गया। दूसरा देखिए, ऑन अकाउंट ऑफ दैट शी। अब देखिए ऑन अकाउंट ऑफ दैट, दोबारा से जो आपने ऑफ के बाद ऑन अकाउंट ऑफ, अब दैट, अब आपने जो दैट लिखा है ये क्लोज है, दैट के बाद जो आप लिखेंगे वो पूरा क्लोज बन जाएगी। लेकिन प्रेपोजिशन फ्रेज के बाद आपको कोई क्लोज नहीं लिखनी होती, आपको ऑब्जेक्ट लिखना होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट शी था, वहां तक ठीक था, लेकिन आप क्लोज नहीं लिख सकते। दैट शी लैक्ड अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो मीनिंग कन्वे नहीं करेगा, वो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप इसको पूरा प्रेपोजिशन फ्रेज को ही ड्रॉप कीजिए, यहाँ पे बिकॉज कंजंक्शन यूज कर लीजिए। आप बिकॉज कंजंक्शन के साथ शी यूज कीजिए। बिकॉज कंजंक्शन के बाद डायरेक्टली आपका सब्जेक्ट आ रहा है शी,
सी सब्जेक्ट बन जाएगा, लैग्ड उसकी वर्ब बन जाएगी, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद कोमा लगाया आपने, ये स्टेटमेंट दूसरे वाली स्टेटमेंट से बिल्कुल डिफरेंट हो गई। मतलब ये लिंक्ड, मतलब डीलिंक्ड करने का तरीका होता है अगर आप कोमा लगा देंगे एक स्टेटमेंट के बीच में दूसरी स्टेटमेंट के बीच में, ठीक है, तो इससे डीलिंक्ड होगी। आई कॉन्फिस्केटेड द की, राइट। नेक्स्ट इज द प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसलेशन आर स्टिल रिमेन। आर स्टिल रिमेन को रिप्लेस करना है अब इन सभी से। देखिए मैंने आपसे पहले भी बताया था बी की फॉर्म के साथ आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं वर्ब, या तो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। आपको पता तो होगा ना बी की फॉर्म कौन कौन सी होती है, इज़, एम, आर, ये आपकी प्रेजेंट की होती है, वॉज, वर, ये आपकी क्या होती है, पास्ट की, ठीक है। परफेक्ट में आप क्या लिखते हैं, बीन, हो गया, और कंटिन्यूस में आप बीइंग लगा देंगे इसको, राइट। तो बहुत तरीके से बी की फॉर्म हो गई। अब मैं बोल रहा हूँ कि आर जो है आपकी बी की फॉर्म है, इसके साथ आपने जो वर्ब लिखनी है या तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे या फिर कॉन्टिन्यूस फॉर्म लिखेंगे। यहाँ पर रिमेन जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया, नो इम्प्रूवमेंट, तो आपका आंसर आएगा नहीं। इसके बाद देखिए पहला ऑप्शन आर स्टिल रिमेन्ड, आर स्टिल रिमेन्ड, आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, ठीक है। दूसरा देखिए द प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसलेशन विल स्टिल रिमेन, विल स्टिल रिमेन, देखिए आर स्टिल रिमेन्ड। अब आप इसको ध्यान से देखेंगे पहले ऑप्शन को, तो अगर आप इसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो देखेंगे, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि जो आपकी रिमेन वर्ब जो है ये आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, राइट। जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि जो रिमेन के बाद जो रिमेन है आपकी लिंकिंग वर्ब होती है जो कि इंट्रांजिटिव होती है, मतलब ये कभी पैसिव फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती, राइट। ये कभी भी पैसिव फॉर्म में नहीं आएगी। अगर ये आपको नहीं पता तो आप ये सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कौन सी लिंकिंग वर्ब होती है, कौन सी नहीं होती है, कौन सी इंट्रांजिटिव वर्ब है, कौन सी ट्रांजिटिव वर्ब है। अब देखिए द प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसलेशन आर स्टिल रिमेन। अब आर के साथ तो आपके साथ कंफ्यूजन है, आर के साथ तो आपको यही है कि बी की फॉर्म के साथ या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे या फिर आईएनजी। अगर यहाँ पे देखेंगे आईएनजी का तो यहाँ पे कोई स्कोप है ही नहीं, कोई आईएनजी फॉर्म में दिया ही नहीं हुआ, राइट। अब यहाँ पे आपके पास एक ही ऑप्शन बनता है कि आप आर को ड्रॉप करके विल, जो आपका ये विल आपकी जो मोडाल है वो यूज़ कीजिए, ठीक है। आप इसका टेंस ही चेंज कर दिए। द प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसलेशन विल स्टिल रिमेन, तो आप आर को ड्रॉप करेंगे, यहाँ पे विल का यूज़ करेंगे, विल स्टिल रिमेन। विल के साथ आपको बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी पड़ती है, तो आपका आंसर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट इज दे एडवाइज्ड हिम टू गो डैश सेवरल मेडिकल टेस्ट। देखिए दे आपका सब्जेक्ट हो गया, एडवाइज्ड आपकी वर्ब होगी, हिम इसका ऑब्जेक्ट हो गया, टू गो इन्फिनेटिव हो गया, ये आपका पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। अब देखिए किस पर्पज़ के लिए, डैश सेवरल मेडिकल टेस्ट। आपको इसमें एक फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, एक प्रेपोजिशन डालनी है। अब देखिए आपको पता होगा गो थ्रू, गो थ्रू का मतलब होता है सम सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस। जब आप किसी एक्सपीरियंस से गो थ्रू करते हैं तो वो आपका क्या होता है, एक पर्सनल एक्सपीरियंस बन जाता है। यहाँ पे आपको एक एक्सपीरियंस की ज़रूरत है या फिर किस चीज़ की ज़रूरत है, ये आपको देखना है। सो दे एडवाइज्ड हिम टू गो थ्रू सेवरल मेडिकल टेस्ट, तो आपका आंसर बन जाएगा थ्रू, ठीक है। सी इज़ योर आंसर। नेक्स्ट इज आई हैव बीन वर्किंग हार्ड डैश लास्ट ईयर, फिल इन द ब्लैंक्स। चार ऑप्शन दिए हैं आपको। देखिए पहली चीज़ ये देखना होगा इसमें टेंस कौन सा दिया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। मैंने आपको कहा था कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जब तक नहीं यूज़ कर सकते जब तक आपको कोई भी ड्यूरेशन या फिर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया होता, ठीक है। यहाँ पे आपको लास्ट ईयर दिया गया है, ठीक है। लास्ट ईयर क्या है, कमेंट कीजिए कि ड्यूरेशन है या फिर पॉइंट ऑफ टाइम है। अगर वो ड्यूरेशन है तो उसके लिए फॉर प्रपोजिशन यूज़ होगी जो कि सी है। अगर वो पॉइंट है तो उसके लिए सिंस यूज़ होगा। लास्ट ईयर इज़ अ पॉइंट, ठीक है, कोई ड्यूरेशन नहीं है। लास्ट ईयर में आपको दिख रहा है कि ड्यूरेशन है, कितने दिन का है, कितने साल का है, नहीं दिख रहा, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। सो आंसर वुड बी डी, आई हैव बीन वर्किंग हार्ड सिंस लास्ट ईयर। सो नेक्स्ट इज हार्डली डैश लेफ्ट द स्टेशन व्हेन द ट्रेन अराइव। देखिए हार्डली क्या है आपका एडवर्ब। जब भी कोई सेंटेंस की जो बिगनिंग है वो किसी एडवर्ब से होती है तो आपको इन्वर्टेड फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। इन्वर्टेड फॉर्म का मतलब आपको सब्जेक्ट से पहले क्या लिखनी पड़ती है, कि हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद आप क्या लिखते हैं, मेन वर्ब। पहला देखिए ऑप्शन हार्डली ही लेफ्ट द स्टेशन, नहीं, क्योंकि ही से पहले कोई आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये आंसर नहीं आएगा। दूसरा देखिए हार्डली डिड ही, ये हो सकता है। देखिए हार्डली डिड ही लेफ्ट, लेकिन डिड के बाद आपको कौन सी फॉर्म यूज़ करनी पड़ती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लीव होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट थर्ड फॉर्म यूज़ की गई है, तो ये तो हो नहीं सकता। अब थर्ड फॉर्म किसके साथ आ सकती है, हैड के साथ। हैड क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट बन जाएगा,
हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, पास्ट परफेक्ट, तो इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर सकते हैं, हार्डली हैड ही लेफ्ट द स्टेशन व्हेन द ट्रेन अराइव्ड, ठीक है। नेक्स्ट इज ही फ्लू डैश द फ्लडेड एरिया इन अ हेलीकॉप्टर, ही फ्लू अबाउट, इन, ओवर या फिर अलोंग। जब भी आप कोई वर्टिकल डिस्टेंस की बात करते हैं, ठीक है, तो उस पर आप क्या यूज़ करते हैं, ओवर या फिर अंडर, ठीक है। किसी ब्रिज के नीचे से आप जा रहे हैं, वर्टिकल डिस्टेंस है, ठीक है, किसी हेलीकॉप्टर में आप सवार हैं तो ज़मीन और हेलीकॉप्टर के बीच में कुछ डिस्टेंस है तो ओवर, वहाँ पे आप ओवर प्रपोजिशन यूज़ करेंगे, ही फ्लू ओवर द फ्लडेड एरिया। लास्ट इज ही सेज ही नोज हाउ टू पेंट, राइट, ही सेज ही नोज हाउ टू पेंट बट आई थिंक ही, अब यहाँ पे जो बट है ये कंजंक्शन है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ये कॉन्ट्राडिक्टरी, ठीक है, बट जो कंजंक्शन है वो कॉन्ट्राडिक्शन के लिए होता है। अब जो यहाँ पे देखिए कॉन्ट्राडिक्शन किस में हो रहा है, इस वाली स्टेटमेंट में और इस वाली में। अब जब कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है तो ये नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, बट आई थिंक ही डजंट, ये आपका आंसर होना चाहिए, समझ गए। तो शुड तो नहीं हो सकता, शुड यहाँ पे एडवाइस के लिए यूज हुआ है, यहाँ पे कोई एडवाइस तो दिख नहीं रही। ही सेज ही नोज हाउ टू पेंट बट आई थिंक ही डजंट, यहाँ पे फैक्ट की बात हो रही है, तो फैक्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे शुड मोडाल नहीं आएगा। सेकंड देखिए, ही सेज ही नोज हाउ टू पेंट बट आई थिंक ही नोज नोट, अब जो नोट है वो आपका एडवर्ब है, वो ये यहाँ पे यूज़ नहीं हो सकता, नोज से पहले यूज़ होगा वैसे भी, तो ये वैसे ही गलत हो गया। चौथा देखिए डज, यहाँ पे डज ठीक हो जाता अगर बट की जगह एंड लिखते तो, ठीक है। एंड जो कंजंक्शन है वो एडिशन टू द स्टेटमेंट के लिए यूज़ होता है, अगर यहाँ पे बट की जगह एंड आता तो आपका आंसर डी होता, डज। ही सेज ही नोज हाउ टू पेंट एंड आई थिंक ही डज, तो ये आपका क्या अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाता है, राइट। सो दिस इज योर आंसर, सी वुड बी योर आंसर, ही सेज ही नोज हाउ टू पेंट बट आई थिंक ही डजंट। सो दिस इज ऑल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो जल्दी ही आपकी जो लेक्चर 9 है उसका जो PDF है वो आपके चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे अपडेट हो जाएगा, वहाँ से आप उसको प्लीज़ अटेम्प्ट इट बिफोर द क्लास, तभी आपकी जो लर्निंग कर्व है वो ऐसे रहेगी, ठीक है, अपवर्ड हमेशा। अगर आप साथ के साथ मेरे यहाँ पे बना रहे हैं, चलो ठीक है, वीडियो पॉज करके, तो भी आपकी जो लर्निंग कर्व है अप रहेगी। अदरवाइज अगर आप जस्ट ये क्वेश्चन आंसर में देख रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी जो प्रिपरेशन है वो स्टैग्नेंट ही रहेगी, राइट। जितनी गलती करनी है पहले कीजिए, सीखिए उन गलतियों से, तभी आपका कुछ हो सकता है CDS एग्जाम में, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।